बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे थे। इसका सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे 52 टू 56 आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 52 टू 56 जो है वो इंजेक्शंस को डील करता है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंजेक्शंस, इंजेक्शंस क्या होते हैं और इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे कि इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है इस रेमेडी को, इस रिलीफ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्चुअली एक लफ्ज़ सुना होगा, हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई दवामी या हुक्म इम्तनाई आर्जी। एक्चुअली जो इंजेक्शन है या हुक्म इम्तनाई है ये एक इक्विटेबल रिलीफ है, ठीक है, विच इज़ ग्रांटेड बाय कोर्ट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। ये कोर्ट ऑर्डर है, ये रिट है, एक्चुअली ये इक्विटेबल रिलीफ है जो कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए ग्रांट करती है। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन है ऑफ कोर्ट है, ये आप एज अ राइट इसको नहीं मांग सकते। ये जब कोर्ट की डिस्क्रिशन है तो आपकी ये प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 टर्म्स यूज़ की हैं, एक इक्विटेबल रिलीफ या इक्विटेबल रेमेडी और दूसरा वर्ड यूज़ किया है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ये ग्रांट करती है, ठीक है, एंड देन डिस्क्रिशन। अगर हम इसको एक एक को डिस्कस करें तो इक्विटेबल रेमेडी मीन्स है, एक्चुअली ये एक डिस्क्रिशनरी इन जनरल है, और लिटरल अगर हम देखें तो इक्विटेबल, जो वर्ड इक्विटेबल है मीन्स है लविंग जस्टिस या इम्पार्शल, ठीक है, और रेमेडी मीन्स है रिमूवल और रिड्रेसल ऑफ पेन इज़ कॉल्ड इक्विटेबल रेमेडी। और जुडिशल ऑर्डर जो है, जो एक कोर्ट का ऑर्डर अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए वो पास करती है, तो ये इंजेक्शंस कहलाते हैं। अब अगर हम डिस्क्रिशन को देखें तो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं, एक्चुअली इट मीन्स है, डिस्क्रिशन जो है ना, ये अलो टू अ जज टू डिसाइड अ लीगल केस आर एनी मैटर विद इन द रेंज ऑफ पॉसिबल डिसीजंस। आप यूँ कह सकते हैं कि डिस्क्रिशन एक्चुअली एक ऐसी कोर्ट की स्वाबदीदी इख्तियार है जिसको वो यूज़ करते हुए किसी भी लीगल मैटर या किसी भी मामले में एक जजमेंट दे सकते हैं। अब इस सारी जो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, इसका बेसिक ये है कि दरअसल जो इंजेक्शंस हैं ये एक जुडिशल प्रोसीजर है। इसमें अगर कोई भी इन्वेड करता है, इन्वेड मीन्स अपनी हदूद से तजावज़ करता है या तजावज़ करने की कोशिश करता है, अब वो इन्विजन्स जो हैं वो अदर पार्टी के किसी तरह के भी राइट्स के अगेंस्ट हो सकती हैं। वो इक्विटेबल राइट्स भी हो सकते हैं, वो लीगल राइट्स भी हो सकते हैं, वो किसी तरह के भी राइट्स हो सकते हैं। इसके अगेंस्ट जब जुडिशल प्रोसीजर इसको रोकता है, इस इन्विजन्स को रोकता है, इस वायलेशन को रोकता है, इस इंटरफेरेंस को रोकता है, तो जुडिशल प्रोसीजर इसके अगेंस्ट जो जजमेंट देता है, जो ऑर्डर पास करता है, दीज आर कॉल्ड इंजेक्शंस। अगर हम इंजेक्शंस को मज़ीद डिफ़ाइन करें तो इंजेक्शंस मीन्स है ये लीगल रिट है या एक जुडिशल ऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। एक्चुअली ये जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड इन गोइंग से डिराइव्ड है जिसका मतलब कमांड और ऑर्डर है। इफ़ वी डिस्कस अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, इंजेक्शंस इज अ कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग समवन फ्रॉम डूइंग सम स्पेसिफिक एक्ट्स or commanding someone to undo some wrong or injuries। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली जो इंजेक्शंस हैं ये कोर्ट ऑर्डर है, और ये ऑर्डर 2 तरह से हो सकता है। या तो कोर्ट
प्रोहिबिट कर रही है, किसी को रोक रही है कोई मखसूस काम करने से, और या फिर उसको किसी काम के करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली जो इसकी दो काइंड्स हैं, मैंडेटरी इंजेक्शंस और प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस को इसने डिफाइन कर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 के मुताबिक जो मैंडेटरी इंजेक्शंस हैं या प्रोहिबिटरी इंजेक्शन है, प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस मींस हैं कि कोर्ट ऑर्डर करती है किसी स्पेसिफिक काम करने से रोकने के लिए, और मैंडेटरी इंजेक्शंस है कि किसी काम के लिए कहा जाता है कि ऑर्डर किया जाता है कि ये काम किया जाना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अदालत अपने आर्डर में किसी को कुछ काम करने के लिए हुक्म देती है या किसी काम से रोकती है। अगर कोर्ट किसी काम करने का हुक्म दे तो ये डायरेक्शंस हैं, और ये डायरेक्टरी इंजेक्शंस भी कहलाती हैं, और इसको मैंडेटरी इंजेक्शन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू 55 सेक्शन। जब अदालत किसी को नॉट टू डू, किसी काम से रोके, किसी को रिफेन करे, किसी काम से रोक दे, तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस कहलाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इट मीन्स टू प्रिजर्व मैटर्स इन स्टेटस क्यू आर टू मेंटेन स्टेटस क्यू। मीन्स मतलब है कि जो जैसा है और जिस तरह का है उसी को वैसी ही हालत में रोक देना स्टेटस क्यू कहलाता है। मतलब कि किस चीज़ को उसकी हालत में रोक देना। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वायलेशन से पहले, इन्विजन ऑफ एनी पार्टी जो इन्विजन करती है इससे पहले या इंजरी से पहले जो हालत होती है, इसको मेंटेन करना जो है वो स्टेटस क्यू कहलाता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक एग्रीव पार्टी को ऐसा रिलीफ देना है कि उसका रिड्रेसल और रिमूवल ऑफ पेन हो सके, जिससे दोनों पार्टियों की पहले वाली जो हालत है वो बरकरार रखी जा सके, स्टेटस क्यू कहलाता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि दोनों पार्टीज़ को उनकी लिमिट्स में रोकना। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन 52 से 56 जो है उसको ओवरव्यू एक आपको दे देता हूँ। एक्चुअली जो सेक्शन 52 है ये डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, कि जो ये प्रिवेंटिव रिलीफ है ये कैसे ग्रांट होता है। अब प्रिवेंटिव रिलीफ जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये कोर्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए इंजेक्शंस की सूरत में ग्रांट कर सकती है। ये इंजेक्शंस किसी तरह के भी हो सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल काइंड्स मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी हो सकते हैं, ठीक है, या अदर काइंड्स में आप इसके टेम्परेरी इंजेक्शंस हो सकते हैं, इंटरम इंजेक्शंस होते हैं। मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ इंटरम और टेम्परेरी इंजेक्शंस में डिफरेंस क्या है। इसके बाद परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। तो प्रिवेंटिव रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 52 वो इंजेक्शंस की सूरत में कोर्ट ग्रांट कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 53 है, टेम्परेरी इंजेक्शंस के मतलब है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। इसके बाद सेक्शन 54 है। 54 में परपेचुअल इंजेक्शंस व्हेन ग्रांटेड, जो परमानेंट या परपेचुअल इंजेक्शंस हैं कब वो ग्रांट किए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद 55 में मैंडेटरी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है, और 56 में इंजेक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड, इंजेक्शंस कब रिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 52 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 53 की तरफ, टेम्परेरी इंजेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हुक्म इम्तनाई की एप्लीकेशन किसी भी सिविल सूट के साथ लगाई जाती है तो वो ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत वो टेम्परेरी इंजेक्शन मांगा जाता है।
हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में जो ये ऑर्डर 39 रूल 1-2 है, इसको मैं बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू 53 जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, 53 के मुताबिक टेम्परेरी इंजेक्शंस को डिस्कस किया गया है। टेम्परेरी इंजेक्शन इज एक्चुअली प्रिलिमिनरी रिलीफ दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस। जो वो बुनियादी वो हालत है, उसी सूरत में ही कोई रिलीफ ग्रांट किया जाना टेम्परेरी इंजेक्शंस कहलाता है। एक्चुअली टेम्परेरी इंजेक्शंस की वजह ये होती है कि पार्टी के इंटरेस्ट को, पार्टी के राइट्स को, वो इक्विटेबल राइट्स हों, वो लीगल राइट्स हों, या इसकी इंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। ठीक है, कोर्ट एक्चुअली दावा के किसी भी स्टेज पर ये हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है। ये जो टेम्परेरी इंजेक्शंस हैं, ये एट एनी स्टेज ऑफ सूट, सिविल सूट जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी इंजेक्शंस और इंटरिम इंजेक्शंस में क्या फ़र्क है। टेम्परेरी इंजेक्शंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो मद्देनज़र रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस अंडर ऑर्डर 39 के तहत दी जाती हैं, उसमें ये 3 पॉइंट्स आमतौर पर डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले है प्रिमा फसाई। प्रिमा फसाई केस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड वन है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और थर्ड वन है इररिपेरेबल लॉस। ये 3 बुनियादी असूल हैं जो तकरीबन टेम्परेरी इंजेक्शंस के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, या इंजेक्शंस के लिए जितनी भी एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, उनमें डिस्कस किया गया है। हम देखते हैं सबसे पहले प्रिमा फसाई एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसकी लिटरल मीनिंग है एट फर्स्ट फेस और एट फर्स्ट अपीयरेंस। Actually, a sufficient evidence to prove a particular proposition or facts is called prima facie। आप यूं कह सकते हैं कि बज़ाहिरन क्या नज़र आ रहा है, मतलब कि सबको क्या नज़र आ रहा है, ये कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसका काबिज़ हूँ, बज़ाहिरन मैं इसका मालिक हूँ, काबिज़ हूँ, मैं इसमें रह रहा हूँ, मेरे पास घर के कागजात हैं, मीटर बिजली जो है वो मेरे नाम पर लगा हुआ है, इसलिए ये केस मैं विन कर सकता हूँ। तो ये प्रिमा फसाई केस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वन है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है, एक्चुअली ये इंटरलिंक है फर्स्ट प्रिंसिपल के। जब बज़ाहिरन सारा कुछ जो है, जो एक केस है वो मेरे हक में है, तो बिजली का जो मीटर है वो मेरे नाम पे लगा हुआ है, घर का कागजात जो हैं वो मेरे नाम पे हैं, इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरे हक में है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एक्चुअली is in the favor of plaintiff and most likely the plaintiff is going to establish his claim and going to win the case। ठीक है, और अदालत जनाबे वाला अगर ये केस मेरे हक में नहीं करती तो मुझे इररिपेरेबल लॉस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बादियों नज़र में, आम लोगों की नज़र में ये सारा कुछ मेरा है और मैं हक पर हूँ। ठीक है, इसके बाद चूंकि आम लोगों की नज़र में मेरे पास है, एविडेंस मेरे पास है, ठीक है, और मेरा जो क्लेम है वो मैं बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने ले जा सकता हूँ और केस विन कर सकता हूँ। अगर फिर भी कोर्ट ने ये केस मेरे हक में ना किया तो मुझे इररिपेरेबल लॉस हो सकता है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो तकरीबन हर जो इंजेक्शंस की एप्लीकेशंस होती हैं उसमें ये लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे आगे हम चलें तो
टेम्परेरी और इंटरम इंजेक्शंस, ये आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि सर ये टेम्परेरी और इंटरम इंजेक्शंस क्या होते हैं। जब एक सिविल सूट, एक हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त कोर्ट में आ जाती है तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट नोटिस टू द डिफेंडेंट को नोटिस दिए बगैर हेयरिंग ऑफ द बोथ पार्टीज आर इंटरेस्टेड पार्टीज, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको सुने बिना जब पहली पेशी पर या दूसरी पेशी पर एडजमेंट पर कोर्ट जो इंजेक्शन ग्रांट करती है वो इंटरम इंजेक्शंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरम इंजेक्शन और टेम्परेरी इंजेक्शन में ह्यूज डिफरेंस है। इंटरम इंजेक्शन जो होते हैं वो जस्ट 15 डेज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब कोर्ट ये ख्याल करे कि प्रिमा फसाई केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ की फेवर में है, और अगर ये जो है इंजेक्शन ना दिया गया तो इररिपेरेबल लॉस होने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में विदाउट नोटिस टू एनी पार्टी, विदाउट हेयरिंग ऑफ एनी पार्टी, कोर्ट जो इंजेक्शन ग्रांट करती है वो इंटरम इंजेक्शंस कहलाता है, और ये जस्ट 15 डेज़ के लिए होता है। इसके बाद बाज़ केसेस में कोर्ट पार्टीज़ को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, उनको नोटिस जारी करती है, उनको बुलवाया जाता है, उनसे को सुना जाता है। इसके बाद जो इंजेक्शंस ग्रांट किया जाता है वो टेम्परेरी इंजेक्शंस कहलाता है, और ये टेम्परेरी इंजेक्शंस जो है ये लेस देन 6 मंथ के लिए हो सकता है, और अगर कोर्ट कंसीडर फिट करे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती है। ये नेक्स्ट एडजमेंट के लिए भी हो सकता है, मतलब कि विदाउट हेयरिंग ऑफ डिफेंडेंट, विदाउट इशू अ नोटिस टू डिफेंडेंट आर इंटरेस्टेड पार्टीज, अगर इंजेक्शन ग्रांट किया जाएगा तो वो इंटरम इंजेक्शन कहलाएगा, और ये इंजेक्शन 15 डेज़ के लिए हो सकता है, और आप यूँ कह सकते हैं नेक्स्ट एडजमेंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और अगर नोटिस टू द डिफेंडेंट्स आर इंटरेस्टेड पार्टीज और हेयरिंग ऑफ द डिफेंडेंट या इंटरेस्टेड पार्टीज, इन सब को इनकी हेयरिंग के बाद जो इंजेक्शंस ग्रांट किए जाते हैं वो जो है वो टेम्परेरी इंजेक्शंस कहलाते हैं। ये 6 मंथ के लिए हो सकते हैं, या कोर्ट अगर कंसीडर फिट करे तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं 54 सेक्शन 54 की तरफ। सेक्शन 54 जो है वो डील करता है परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शंस को। जब दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ ले लिया जाता है, दोनों पार्टीज़ को सुन लिया जाता है, आप यूँ कह सकते हैं कि ये फाइनल ऑर्डर और फाइनल जो जजमेंट होती है उस पर अगर इंजेक्शंस ग्रांट किया जाए तो परपेचुअल इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शंस कहलाता है। जब दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ ले लिया जाता है, तमाम मामला देख लिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है वो परपेचुअल इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 56 की तरफ। व्हेन इंजेक्शंस इज़ रिफ्यूज्ड, कि इंजेक्शंस जो हैं वो कब रिफ्यूज्ड हो सकते हैं। एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए आपका जो इंजेक्शन है उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सिविल कोर्ट किसी क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इंजेक्शंस जो हैं वो ग्रांट नहीं कर सकती, ठीक है। ये नहीं है कि आपके खिलाफ किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग जारी है और आप
किसी सिविल कोर्ट में ये दावा दायर करें कि चूंकि मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता था, इसलिए मुझे इंजेक्शन दिया जाए और उस प्रोसीडिंग को भी रोका जाए जो मेरे खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है। तो ऐसी सूरत में कोई भी सिविल कोर्ट किसी क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए कोई इंजेक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। इसके बाद कोई भी सिविल कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुकवाने के लिए भी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद थर्ड वन है कि किसी पार्टी को अपील में जाने के लिए नहीं रोका जा सकता, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाने के लिए, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई करने के लिए नहीं रोका जा सकता। ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी कोई भी सिविल कोर्ट किसी पर्सन के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ इंजेक्शन जो है वो ग्रांट नहीं करेगी कि उसको रोका जाए कि वो किसी कानून साज इदारे के पास जा रहा है या अपील में जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वन इज है कि अगर कोई पार्टी के राइट्स वायलेट ही ना हो, किसी के लीगल और इक्विटेबल जो राइट्स हो उन पर इन्विजन्स ना हो, उसको ज़रर ना पहुंचाई जाए। ठीक है। तो ऐसी सूरत में या फिर कोई थ्रेट भी ना हो, कोई एप्रीहेंशन ऑफ वायलेशन भी ना हो। ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, जो वो सिविल मैटर है, वो जो ट्रस्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो प्लेंटिफ आया है उस मैटर के अगेंस्ट इंजेक्शन लेने के लिए, उसमें उसका पर्सनल मैटर ना हो, पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो इंजेक्शंस ग्रांट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब प्लेंटिफ या इसके एजेंट्स, चूँकि सिविल सूट्स में एजेंट्स के थ्रू भी जो सिविल सूट है उसमें आया जा सकता है, जब प्लेंटिफ या इसके एजेंट्स का कंडक्ट जो है वो ठीक ना हो, वो कोर्ट के खिलाफ बेहतर ना हो, या फिर वो किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जो इंटरेस्टेड है इन दिस मैटर, उसके खिलाफ जो है उसका कंडक्ट जो है वो उसको डिसइंटाइटल कर दे इस इंजेक्शन से, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट उसको कोई असिस्टेंस नहीं देगी, कोर्ट उसको कोई रिलीफ नहीं देगी। इसके बाद अगर प्लेंटिफ जो है बाई एक्यूजेंस अपनी मर्जी से ये जानते हुए अपना राइट वेव कर दे, छोड़ दे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी वो डिसइंटाइटल हो जाएगा, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई इंजेक्शन उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना होते हों, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होते हैं उनको अगर ब्रीच किया जाएगा तो वहाँ तो इंजेक्शंस अगर मांगा जाए तो इंजेक्शन ग्रांट हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स ही ना होते हों तो उनको अगर ब्रीच किया जाए तो ऐसी सूरत में भी जो इंजेक्शंस हैं वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशंस की जो ड्यूटीज़ हैं, उसके किसी पर्सन की, किसी पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, ये कुछ सर्कमस्टेंसेस थे जबकि इंजेक्शन जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके मतलब अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट जो हमारी जूम की क्लास है आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू
सेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 39 रूल 1-2, इसके तहत हम एक इंशाल्लाह हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त ड्राफ्ट करेंगे और उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके मतलब फिर मैं आपको एक मज़ीद डिटेल लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।